नमस्कार बच्चों। आज हम राख की रस्सी के पेज नंबर 8 करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन अब करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के नाम पता करो। तो हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि गेहूँ और जौ दो अनाज दे रखे हैं, हमें दो दो इनके एग्जाम्पल और बताने हैं। तो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। चलो इसका आंसर हम देखते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो और आंसर यहाँ से। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गेहूं का चना, ज्वार, जौ, बाजरा, मक्का। तो आपका आंसर हो जाएगा चना, ज्वार, बाजरा, मक्का। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 3 में आपको संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। तो संज्ञा का व्याकरण में जो संज्ञा है उसका ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा के लिए मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप वो 2 वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप संज्ञा के बारे में पता लगा सकें और फिर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो आप वो 2 वीडियो ज़रूर देखें। तो करते हैं हम क्वेश्चन। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। देखो, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जातिवाचक होता है समूह, जिस वर्ड शब्द के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सम्मिलित हों। जैसे अनाज, अनाज एक बड़ा शब्द है, इसके अंदर हम गेहूँ, जौ, ज्वार, अनाज तो काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। बाजरा भी अनाज हो सकता है, गेहूँ भी अनाज हो सकता है, जौ भी अनाज हो सकता है। लेकिन व्यक्तिवाचक में वो सिर्फ एक को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे गेहूँ, गेहूँ जो गेहूँ के दाने को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो बाजरे के दाने को नहीं करेगा, ना ही जौ के दाने को करेगा। वो गेहूँ जो है वो सिर्फ एक दाने को ही रिप्रेजेंट करेगा। अनाज, अनाज जो है, अनाज देखो, गेहूँ को भी अनाज कह सकते हो आप, जौ को भी अनाज कह सकते हो, ज्वार को भी अनाज कह सकते हो, बाजरे को भी अनाज कह सकते हो। तो जातिवाचक में जिस शब्द से हमें समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। तो करते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार रिम झिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। रिम झिम, रिम झिम सिर्फ आपकी हिंदी की बुक है और पाठ्यपुस्तक में आपकी सारी बुक आ जाती हैं, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, मैथ की भी, ईवीएस की भी। तो हम आंसर करते हैं। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो ये जो वर्ड दे रखे हैं हमें, ले, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा, तो इनके हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में इनका वर्गीकरण करना है। तो इनके आंसर में दे रखे हैं। पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ले, हम ये जो चारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा लेह, ले लद्दाख में एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर एक स्थान का नाम है लेह, तो ले होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिचड़ी, खिचड़ी एक खाने का नाम है, एक डिश का नाम है, पर्टिकुलर डिश का नाम है। शेरवानी एक पहना वेशभूषा का नाम है। तांबा, तांबा एक पर्टिकुलर धातु का नाम है। तांबे के अंदर सिर्फ तांबा आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे जातिवाचक में देखो, धातु, धातु में देखो तांबा भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगी, लोहा भी आ जाएगा, काफ़ी सारी धातुएं आ जाएंगी।
भोजन में देखो रोटी भी आ जाएगी, सब्जी भी आ जाएगी, दाल भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। वेशभूषा में देखो कुर्ता आ जाएगा, पजामा आ जाएगा, शेरवानी भी वेशभूषा में आती है। शहर में देखो दिल्ली शहर है, मुंबई आ जाएगा, काफ़ी सारे शहर आ जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा लेख, खिचड़ी, शेरवानी और तांबा। जातिवाचक में हो जाएगा धातु, भोजन, वेशभूषा और शहर। खैर क्वेश्चन करते हैं। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखें। तो इन 8 वर्ड में से जो कोई 3 जो जातिवाचक संज्ञा निकली है उनके व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको लिखनी है। उनकी व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, जाति संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा इस प्रकार है। जैसे जाति 3-4 वर्ड निकले थे, उनमें धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। तो धातु के लिए 3 वर्ड हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। धातु में कौन कौन सी धातु आ जाएंगी? सोना, चांदी, तांबा। भोजन में देखो रोटी, दाल, चावल। शहर में दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद। वेशभूषा में कुर्ता, पजामा, साड़ी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। ये पाठ में जो लड़की थी जिसने लड़के की मदद की थी उसकी बात हो रही है। था ना सचमुच नैले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है। ये एक खेल दे रखा है, वो आपको घर पे खेलना है। ये खेल क्या है? इस खेल में ये है कि आप 4-5 जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो मिलकर एक एक पर्ची लेंगे। उस एक पर्ची में आपकी जो एक सूझबूझ की एक कार्य है उसको लिखेंगे। जैसे कोई पर्सन लिख दिया आपने, कोई कठिन कार्य लिख दिया, कोई दुविधा वाली सिचुएशन रख दी। जैसे आपके सामने रात को कुत्ता आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपके सामने कोई आपको डराने वाला आ जाए, आपके पास किसी शहर में आप खो जाओ तो आपके पास पैसे ना हो तो आप क्या करेंगे? किस तरह आप घर से जाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन अपनी पर्ची पे लिखने हैं और उस पर्ची को एक डिब्बे में डालना है। उस डिब्बे में डालकर फिर आप चारों जो भी 5 फ्रेंड्स है उस डिब्बे के पास बैठ जाना। फिर एक एक करके एक एक पर्ची निकालना और जो भी पर्सन निकले उसका उत्तर उस पर्ची में डालना और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो आप इसके उत्तर है, मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया था कि बेटा उसका दिया काम कर आया है। देखो बच्चा जब पहली बार भेड़ के बाल बेच के आया, वापस आया, तो मंत्री ने देखा कि मेरा बच्चा वापस आ गया और मेरा काम करके आया है। तब तक उसे ये नहीं पता था कि उसकी मदद लड़की ने की है। लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। जब उसे पता चला कि ये काम जो ऊन बेचने, ये जो भेड़ के बाल बेचने वाले का काम उसके लड़के के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि ये काम उसका लड़का खुद करे। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसा हो नहीं पाया। तो वो इस बात से दुखी नहीं था कि वो बाल बेच दिए भेड़ों के, लेकिन इस बात से दुखी था कि ये जो काम है वो उस लड़की ने किया, ना कि उसके लड़के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्हें भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। तो जो उन्होंने जिन लोगों ने भेड़ के बाल और सींग खरीदे तो उन्होंने क्या किया होगा उनका?
उनका क्या होगा। देखो भेड़ के बाल से आप क्या बना सकते हो, आप कपड़ा बना सकते हो, कोई देखो सर्दी की जैकेट वगैरह बना सकते हो। सींग से आप सजावट कर सकते हो अपने घर में। उत्तर, भेड़ों के बाल से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भी इसका यही इस्तेमाल किया होगा। तो जिन्होंने खरीदी होगी वो बालों से ऊन बनाई होगी उन्होंने, और सींगों से अपने घर को सजाया होगा। अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो। तो ये जो 4 बातें हैं इनको आपके अपनी भाषा में कहने हैं। तो पहला है, चैन से जिंदगी चल रही थी, तो आप लिख सकते हो जिंदगी आराम से कट रही थी। सेकंड है, होशियारी से छूकर भी नहीं गई थी, तो आप लिख सकते हो वह बिल्कुल होशियार नहीं था। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो और आपके अपने अकॉर्डिंग भी ये आंसर लिख सकते हो। अगला है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो इसका उत्तर हो सकता है मैं इसका उपाय बता देती हूँ। अगला है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, तो आप लिख सकते हो उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। ये आंसर आप अपने से भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लोन पगार का बेटा होशियार नहीं था। क्या क्वेश्चन, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है। तो हमें बताना होशियार और चालाक में क्या अंतर होता है। किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो। इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो ये आपको बताना है। उत्तर, होशियार तथा चालाक। होशियार का कार्य अर्थ है समझदार। होशियार व्यक्ति हर काम होश से करता है, वह काम को जल्दी में नहीं करता, वह कार्य के हर अच्छे बुरे परिणाम को सोच निर्णय लेता है। देखो जो होशियार है वो अपने होश में काम करता है और वो किसी कार्य को करते समय उसके परिणामों पे भी ध्यान देता है कि उसके अच्छे परिणाम क्या होंगे और बुरे परिणाम क्या होंगे। और चालाक, चालाक का अर्थ है चतुर। चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है, इसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता है, फिर वह अच्छी हो या बुरी। तो जैसे होशियार तो जो है वो अच्छी युक्ति अपनाएगा, लेकिन जो चालाक है वो दोनों कोई सी भी युक्ति अपना सकता है, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। वैसे प्राय आम बोलचाल में लोग समझदार और चालाक को एक ही रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगला, भोला और बुद्धू, जो सीधा साधा होता है उसे भोला कहते हैं, उसे चालाकी छू भी नहीं गई होती है। बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़ होता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। होशियार और चालाकी शब्दों की तरह ही भोला और बुद्धू शब्दों को लोग एक ही रूप में लेते हैं। तो ये दोनों शब्द हैं, जैसे भोला बुद्धू, ये आम चल भाषा में एक साथ ही एक रूप में शब्द लेते हैं, इनको एक जैसा ही माना जाता है। ख क्वेश्चन, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, क्यों। उत्तर, लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समस्या पर विजय पाई। तो लड़की को हम समझदार भी कहेंगे और बुद्धिमान भी। राग की रस्सी पाठ का अंतिम प्रश्न। तो इस प्रश्न में दे रखा है कि जो लड़का और लड़की है उनके नाम नहीं दे रखे।
तो आपको कुछ तिब्बती नाम दे रखे हैं, नाइमा, डावा, मिगमार, लाकपा, नूखू, फू, दोरजे। तो इन नामों में से कुछ जो भी आपको नाम पसंद आए वो आप लड़के और लड़की का नाम दे सकते हो। तो आपको इन नामों से आप अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने नाम दिया है, लोनपोगार के बेटे का नाम नूखू दिया हमने, और लड़की के लिए डावा नाम उचित लगता है। डावा होता है चांद को कहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपको कोई भी समस्या हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसका आंसर कमेंट में दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।